नमस्कार दोस्तों, मैं वाराणसी डिफेंस एकेडमी से अनिल सर आपके सामने साइंस का जो क्वेश्चन है, उन साइंस के जो टॉपिक है हमारा आज मैटर, उस मैटर के अंतर्गत है मैटर यानी द्रव्य। इस द्रव्य से जो रिलेटेड आपका आता है पदार्थों का हम पृथक्करण करते हैं, किस तरह से पदार्थों का पृथक्करण किया जाता है और किस विधि द्वारा हम ऐसा कार्य करते हैं। तो ये पृथक्करण जो होता है वह पहला जो हमारे पास है वह आपका है ये रवाकरण विधि द्वारा, जो जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड। इसमें होता क्या है भाई कि विलयन को धीरे धीरे हम ठंडा करके इसको ठोस अवस्था में बदल देते हैं, तो जिससे ये हमारे क्रिस्टल के फॉर्म में मिल जाते हैं। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो चीनी व नमक को एथिल एल्कोहल के विलयन में एथिल एल्कोहल जिसका फार्मूला है C2H5OH, ये एथिल एल्कोहल है, और नमक का जैसे आपने NaCl आप डालते हैं और चीनी जो ग्लूकोज के फॉर्म में है, इन सबको हम लेकर जब मिला देते हैं तो इनसे इन सब का पृथक्करण जब हम करते हैं तो जो रवाकरण हमें प्राप्त होता है वह इसी प्रभाव यानी ये रवाकरण द्वारा रवाकरण के माध्यम से हम अलग कर लेते हैं। यानी हम रवाकरण विधि द्वारा जो है पदार्थ का मिश्रण है इसको हम पृथक्करण कर लेंगे। पृथक्करण बोले तो अलग करना, सेपरेशन जिसको अंग्रेजी शब्द बोलते हैं, इसलिए ये पहला जो होगा हमारे पास यह पृथक्करण में आएगा रवाकरण विधि द्वारा। दूसरा आता है हमारे पास है जो विधि जिसको हम आसवन विधि कहते हैं, यानी डिस्टिलेशन मेथड। इस डिस्टिलेशन मेथड में हम करते क्या है कि द्रव को वाष्पीकृत करके हम पुनः उसे ठंडा कर देते हैं, और ये क्रिया को ही हम कहते हैं आसवन विधि। इस आसवन विधि में हमारा सबसे ज्यादा एग्जाम्पल जो आता है वह आपको मिलता है आसुत जल। तो इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा आसुत जल जो होता है, वह जो है इसका उदाहरण है आसवन विधि द्वारा। आसवन विधि में हमने किया क्या भाई कि वाष्प को जो वाष्पीकृत होता है उसी को हम ठंडा कर देते हैं। वाष्पीकृत कब होगा भाई? जब हम द्रव को गर्म करते हैं तो वो वाष्प में बदलता है, और उसी वाष्प को हम ठंडा कर देने के प्रक्रम को ही आसवन विधि बोलते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आपका प्रक्रम आता है प्रभाजी आसवन, यानी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यानी जो प्रभाजी आसवन है इसमें हम करते क्या है, इनमें जो संगठन हमारे मिश्रण के रूप में होते हैं जिनका क्वथनांक, इनका जो क्वथनांक होता है वह बहुत कम होता है। इनके जो पदार्थ होते हैं इन पदार्थों के क्वथनांकों में बहुत कम डिफरेंस होता है या अंतर होता है। इन अंतर के कारण हम इन्हें जल्दी अलग नहीं कर पाते, हम दूसरे मेथड से भी इसको अलग नहीं कर पाते, केवल हम वहां पर प्रभाजी आसवन विधि द्वारा ही हम उसको अलग कर देते हैं। तो जो हमारे पेट्रोलियम पदार्थ है, जो पेट्रोलियम पदार्थ, ये पेट्रोलियम पदार्थ आपको मिलेगा भाई, जैसे पेट्रोल, इससे जो निकला तो वो आपको मिलेगा पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सब चीजें इत्यादि ऐसे चीजों को हम प्रभाजी आसवन विधि द्वारा हम इसको अलग कर लेते हैं। तो ये प्रभाजी आसवन द्वारा हम जो कार्बनिक जो पदार्थों का मिश्रण होता है, जो पेट्रोल होता है, ये डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, इन सब का प्रभाजी आसवन विधि द्वारा हम उसे अलग कर लेते हैं। नंबर तीसरा आता है, इसके बाद 1 2 3 चौथा नंबर है हमारे पास, क्योंकि पहला है रवाकरण, दूसरा है आसवन, तीसरा है प्रभाजी आसवन, और चौथा आ गया हमारा भाप आसवन विधि, स्टीम डिस्टिलेशन।
इस विधि द्वारा जो है हम कार्बनिक पदार्थों का शुद्धिकरण करते हैं जो जल में अविलेय होते हैं, जो जल में घुलते नहीं है। अविलेय का मतलब जो जल में घुल नहीं पाते, हम उन्हें बोलते हैं, तो हम उनका शुद्धिकरण करते हैं। जैसे इसमें हम एथिल एल्कोहल, मेथिल, आपको एथिल एल्कोहल मिलेगा, मेथिल एल्कोहल मिलेगा और एसीटोन, इन सबको हम जो है भाप आसवन विधि द्वारा इसको अलग कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद थोड़ा हम और आगे चलते हैं, अपनी एक और विधि आपको ले लेते हैं। ये विधि आपका निस्यंदन होता है, जिसको हम बोलते हैं निस्यंदन विधि। ये निस्यंदन, तो निस्यंदन विधि बोले तो ये फिल्ट्रेशन मेथड, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं फिल्ट्रेशन मेथड। हम फिल्ट्रेशन मेथड द्वारा यानी छान कर अलग करना, या जिसको हम दूसरी भाषा विज्ञान की भाषा में निस्यंदन मेथड बोलते हैं, ये हमारा पांचवा मेथड आ गया। ये पांचवा मेथड है कि द्रव में कोई भी ठोस अगर निलंबित है तो उसे अलग करने के लिए हम निस्यंदन विधि का प्रयोग करते हैं। निस्यंदन विधि का प्रयोग करते हैं तो ये कहाँ होता है भाई? जैसे हमारे धरती पर, हमारे पृथ्वी के अंदर जो जल जमा है, जो जमा होता है, वह जल धीरे धीरे हमारे पास, जब बारिश का मौसम होता है तो जो पानी होता है वह धीरे धीरे क्या होता है, वह इन मिट्टी, धूल मिट्टी जो है हमारे पृथ्वी पे, इससे होते हुए, वह छनते हुए वह नीचे हमारे भूगर्भ में चला जाता है। और भूगर्भ में जाता है तब हम उससे जो क्या करते हैं, हम हैंडपंप के माध्यम से, ट्यूबवेल के माध्यम के द्वारा हम इन्हें पानी को क्या करते हैं, वापस अपने उपयोग में ले लेते हैं, पीने के लिए, खाने के लिए और अपने खेती वगैरह करने के लिए लेते हैं। फिर आता है इसके बाद छठवां नंबर होता है विसरण। विसरण के कारण जो होता है, एक विसरण जो डिफ्यूजन इंग्लिश शब्द होता है, इसका बड़ा ही हमारे जीवन में रोल है। डिफ्यूजन में कहने का मतलब होता है कि घनत्व में अंतर रहने के कारण ये गैसों से गैसों में मिलकर होते हैं। गैसों से गैसों में मिलने की क्रिया जो होती है वह हमारा विसरण कहलाती है या डिफ्यूजन बोला जाता है। इसमें होता क्या है कि हम अगर खाने को, अगर किसी कमरे में खोल ले, खाना पक रहा है भाई, स्वादिष्ट खाना पक रहा है, तो उसके जो आपको देखते हैं वो वाष्प निकलते हैं, तो वह पूरे वातावरण में फैल जाते हैं, उसकी खुशबू जो है चारों तरफ फैल जाती है। इत्र की बोतल आप कमरे में खोल देते हो, तो कमरे में जैसे ही इत्र की बोतल आप खोलते हो तो इत्र क्या होता है, ये इत्र आपको जो इत्र है, ये इत्र की बोतल को जैसे ही खोलेंगे तो मतलब ये डिफ्यूज हो गया। डिफ्यूज होने का मतलब इसमें विसरण के माध्यम से, अब ये विसरण हो रहा है कहां भाई, हमने कहा था गैसों से गैसों में मिलना, तो गैसों से गैसों में जब ये मिलेगा तो आपको देख रहे हो कि जो हमारे पास इत्र है वह, उसके जो वाष्प है वह हवा के वाष्प में मिल जा रहे हैं। तो जो हवा है, एयर है, उसमें जो है इत्र के जो है गैस इसमें मिक्स हो गए। तो जब भी हम हवा से सांस लेते हैं तो वह हमारा जो सेंट का जो सुगंध आता है, तो जो वह सुगंध हमारे हवा में मौजूद कण में मिक्स हो जाता है, जिससे हमें वह सुगंधित लगता है। फिर इसी तरह से है, आप देखते हो मलमूत्र का जो है वह दुर्गंध आना, तो इत्र की तरह इसका भी है, मलमूत्र से भी आपको दुर्गंध आना प्रारंभ हो जाता है। यही कारण है कि ये विसरण विधि द्वारा ही होता है, डिफ्यूजन मेथड द्वारा ही होता है। फिर आगे थोड़ा और हम बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ने पर हम देखें कि ठोस, द्रव और गैस का हमारे ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम टेम्परेचर देते हैं तो आखिर ये चेंज क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं अवस्था परिवर्तन, इसको कहते हैं अवस्था परिवर्तन। भाई अवस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट, तो स्टेट का चेंज होगा भाई। यहां पर दिखा गया है कि चेंज में है क्या क्या।
अवस्था परिवर्तन में जैसे यहां ठोस दे दिया, इस ठोस से, और ये है हमारे पास गैस, यहां है द्रव। अब ये करता क्या है भाई, ठोस सीधे कहां जाएगा, पहले द्रव में, ठोस यहां से यहां आ गया भाई, द्रव में बदल गया, तो इसको क्या कहते हैं, संगलन शब्द होता है, गलन या संगलन भी बोलते हैं, या मेल्टिंग पॉइंट भी इसे कहते हैं। फिर द्रव से देखिए ये किस में बदल गया भाई, सॉलिड में, ठोस में। तो द्रव से जब ठोस में बदलता है तो इसे फ्रीजिंग या हिमांक बोलते हैं। हिमांक यानी हिम में, यानी बर्फ में कन्वर्ट होना, यानी इसको आप कहते हैं जमना भी कहते हैं, इसको जमना भी हम बोलेंगे, जमने की प्रक्रिया होती है। फिर अब आप देखें द्रव से गैस में बदलना, द्रव से गैस में अगर बदल रहे हैं, द्रव से गैस में जा रहा है, तो क्या मिल रहा है आपको भाई, द्रव से गैस में बदलने को इवेपोरेशन, इवेपोरेशन बोले तो क्या है भाई, वाष्पीकरण। इसको क्या बोलते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं, यानी वाष्प में बदलने की क्रिया को बोलते हैं वाष्पीकरण। फिर गैस से द्रव में, अब गैस से द्रव में वापस फिर इसी क्रिया को वापस ले आते हैं, तो इस क्रिया का नाम होता है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन बोले तो इसके हम क्या बोलते हैं भाई, इसे हम कहते हैं संघनन। इसको क्या बोलते हैं, संघनन बोलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, जो हमेशा आपके प्रश्नों में, पेपरों में हमेशा पूछा जाता है, ये ठोस से सीधे गैस में बदलना। अब ठोस से गैस में बदलना हम देखें, ठोस से गैस में बदलना, ठोस से गैस में बदलेगा तो क्या होगा भाई, इसको हम जो बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। इसे क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। ऊर्ध्वपातन ये ऊर्ध्वपातन, जिसको हम यहां पर लिखा गया है सब्लिमेशन, जिसको अंग्रेजी शब्द में हम बोलते हैं सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। ये ऊर्ध्वपातन होता है, ठोस से सीधे गैस में बदलने की क्रिया होती है। तो ठोस से गैस में बदल गई तो इसे हम ऊर्ध्वपातन कहेंगे। इसमें आपको कपूर मिलेगा, नौसादर मिलेगा। नौसादर का जो वैज्ञानिक नाम है अमोनियम क्लोराइड, इसको बोलते हैं NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। ये इसका व्यापारिक नाम है, ये इसका व्यापारिक नाम है, जो व्यापार की भाषा में हम बोलते हैं नौसादर, और रसायन की भाषा में हम अमोनियम क्लोराइड NH4Cl कहते हैं इसे। तो ये ऊर्ध्वपातन के आपके उदाहरण है, एग्जाम्पल है। इसके बाद हम आगे की तरफ थोड़ा और बढ़ते हैं कि पदार्थों का परिवर्तन, पदार्थ का परिवर्तन, परिवर्तन क्या होगा, जो पदार्थ है वो किस तरह से, दो तरह से परिवर्तन आपको दिखा दें कि हमारे पास जो परिवर्तन होगा वह आपका दो तरह से आ जाएगा। पहला जो है, ये पहला आपको मिलेगा भौतिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, और दूसरा जो मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन जिसको फिजिकल चेंजेज, ये फिजिकल चेंजेज है, और ये है केमिकल चेंजेज है आपके।
फिजिकल चेंजेज में क्या होता है, जो पदार्थ आप लेते हैं वह पदार्थ जो प्रारंभिक अवस्था में मूल अवस्था में होते हैं, तो वे रिएक्शन के बाद जो हमें मिलते हैं पदार्थ, उस समय मूल अवस्था के गुण भी मिलते हैं। यानी इसको हम कहें दूसरी भाषा में, तो जो पदार्थ बन गया फिर उसको वापस हम मूल पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं। तो ये परिवर्तन जो होगा वह हमारा कहलाएगा भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन में है जैसे कपूर का जलना, इसको आप कर दीजिए मोमबत्ती कर दीजिए, यहां पर सॉरी, इसमें आप जो है मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जलती है तो देखिए भाई इसमें दोनों परिवर्तन आएगा लेकिन स्थिति अलग होगा। मोमबत्ती का जलना और मोमबत्ती का पिघलना दो चीजें हैं। तो मोमबत्ती का जो पिघलना होता है ये आपका भौतिक परिवर्तन में आएगा, और मोमबत्ती का जो जलना होता है, मोमबत्ती का ये आपका जो होगा वह रासायनिक परिवर्तन में होगा। अगर मोमबत्ती को आप पिघलाएंगे तो ये पिघल जाएगा, फिर इसको ठंडा करेंगे तो वापस आपको मोम प्राप्त हो जाएगा, यानी मोमबत्ती आपको जो मोम है वो वापस मिल जाता है। लेकिन इस कंडीशन में आपको नहीं मिलता। दूसरी चीज इसमें देखें तो दूध से दही का बनना, दूध से दही बनना, ये दूध से दही बनना क्या है ये भाई, एक बार दूध से दही बन गया लेकिन दही से दूध वापस नहीं बनेगा। तो कहने का मतलब रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ जो मूल अवस्था में होता है, रिएक्शन के बाद, रासायनिक क्रिया के बाद फलस्वरूप हमें वह प्रारंभिक अवस्था में पदार्थ नहीं मिल पाता, वह दूसरा पदार्थ मिल जाता है। तो ऐसे परिवर्तन को हम रासायनिक परिवर्तन या केमिकल चेंजेज कहते हैं। फिर केमिकल चेंजेज में और भी हम देखें, दूध से दही हो गया, फिर आप देखते हैं लोहे पर जंग लगना। ये लोहे पर जंग लगना जो है यह भी हमारा क्या है, यह रासायनिक परिवर्तन है। अगरबत्ती का जलना, अगरबत्ती का जलना भी जो है वह हमारा जो परिवर्तन है यह रासायनिक परिवर्तन होगा। तो कुछ लोग पूछेंगे भाई ऐसा क्यों, तो क्योंकि अगरबत्ती आप जला दिए, अगरबत्ती जब ही जलता है तो पुनः आपको अगरबत्ती नहीं मिलती, आपको क्या मिलता है भाई, राख मिलता है। इसलिए यह जो परिवर्तन है यह आपका रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आ जाएगा। भौतिक परिवर्तन में बर्फ का पिघलना, बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघलेगा फिर वापस बर्फ को ठंडा कर देंगे तो जो बर्फ पिघला तो जल में बन गया, द्रव में बन गया, और जल को फिर हम ठंडा कर दे तो हमें बर्फ मिल जाता है, क्योंकि वह पुनः मूल अवस्था में वापस आ जाता है। इसलिए ये हमारा भौतिक और रासायनिक परिवर्तन होता है। तो इन सब चीजों को हम अपने जो चैप्टर है द्रव्य पदार्थ की अवस्था, इसमें हम पढ़ते हैं। तो जो हमारा पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, जो द्रव्य हैं, तो जो ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें आपके सामने दिखाई देती हैं सभी द्रव्य के अंतर्गत आती हैं। और द्रव्य के अंतर्गत आती हैं तो द्रव्य को तीन भागों में बांट दिया गया है भाई। पहले भौतिक आधार पर ठोस, द्रव, गैस। इसके बाद जो है इसको दो भागों में और बांटा गया है जो बाद में आया है, तो ठोस, द्रव, गैस, उसके बाद प्लाज्मा, और उसके बाद बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। ये दो और ऐड हो गए, तो अब जो है इसको 5 प्रकार से बांटा गया है। तो सबके गुणों के बारी बारी से हमने आपको पिछले जो क्लास लिए थे उसमें आपको हमने डिस्क्राइब कर दिया था। तो अब हमने यहाँ पर अवस्था परिवर्तन, अब हम देखें जो आपको हमने पढ़ाया कि ऊर्ध्वपातन में है, इसमें ऊर्ध्वपातन में आप देखिए नौसादर आपको मिला, नौसादर मिलना, इसके बाद अमोनियम क्लोराइड है, एंथ्रासीन है, दूसरा और नाम आ गया इसमें, एंथ्रासीन है, बेंजोइक अम्ल है, नेफ्थेलीन है,
और आइडोफार्म है। ये सभी जो होते हैं ये ऊर्ध्वपातन के ही तत्व हैं, जहां पर जो आपको ऊर्ध्वपातन, ये ऊर्ध्वपातन में आपको जो पढ़ाया गया, बताया गया। अब इनको संरक्षित करने के लिए जो हमारे पास है वह सभी चीजें कहीं न कहीं संरक्षित किया जाता है, इसे रखा जाता है। जैसे समुद्री घास को लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त किया जाता है, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेंजोइक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण में किया जाता है, यह भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर इसके बाद सबसे प्रथम सबसे हल्की गैस आपको हाइड्रोजन मिलेगा, और इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है हीलियम, जो यह दूसरे नंबर पर सबसे हल्की गैस हीलियम। पहले नंबर पर हाइड्रोजन, दूसरे नंबर पर हीलियम। इसे हाइड्रोजन को भी हम बोलते हैं आवारा गैस भी बोलते हैं भाई, ये नाम से ही ये जो नाम है आवारा शब्द ये ज्यादा प्रचलित हो जाता है, इसलिए हमेशा जो है हाइड्रोजन को न देकर आपको आवारा गैस के भी नाम पूछ सकता है कि आवारा गैस कौन सा है, तो आप वहां कंफ्यूज मत होइएगा, आप वहां हाइड्रोजन ही बताइएगा। ठीक है, हाइड्रोजन सबसे अधिक ज्वलनशील होती है। ये हाइड्रोजन जो होता है वह सबसे अधिक ज्वलनशील होता है, जिसे हम जो है इसलिए इसे हम किसी दूसरी जगह भर नहीं सकते। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो हम अपना नेक्स्ट व्यू जो होगा क्लास का, हम अपने अगले क्लास में आपको जो है देंगे। धन्यवाद।